बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया। हालात नहायत कशीदा और मामलात नहायत बिगड़े हुए, ये मैं इसलिए कहता हूँ और आपके जहनों में रजिस्टर करवा रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात के अंदर मौजूद है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको पता चल गया, अब तो वाज़ेह तौर पर ख़बर भी आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है वो एक तरदीद है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की है। और बाकी उन्होंने जो करना है वो भी आपके सामने कि उन्होंने कोई सीटें सूटें नहीं देनी, ना अमल दरामद करवाना है। बाकी देखा जाएगा जो आगे जाके मामला होगा। अब तो बातें ये शुरू हो गई हैं कि क्या इस मुल्क में एक और सकूत ढाका होने जा रहा है, क्या ये लड़ाई उस हद तक चली गई है। बात बड़ी क्लियर है और बात बड़ी वाज़ेह है। फैसल वाडा साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उन्होंने कहा नहीं कि इमरान खान को सिर्फ अल्लाह की ज़ात बचा सकती है। बेशक अल्लाह ताला वो कादिर मुतलक है, हर शय को अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, काबू में है। फैसल वाडा साहब ने कहा कि जैसे MQM हुआ करती थी एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन वाली, वैसे ही PTI पाकिस्तान हो जाएगी। हालात क्या हैं या किस तरफ जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं और बहैसियत सहाफ़ी मैं आपको ख़बर ही दे सकता हूं, और मैंने ख़बरें ही पिछले दिनों आपको दी हैं। आज भी ये जो हुकूमती इजलास हुआ, मशावरती इजलास हुआ, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, ये तमाम लोग वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले, बाकायदा तौर पर भी ब्रीफिंग दी। मियां नवाज शरीफ साहब को भी ब्रीफिंग दी गई, इस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया। देखिए, कोई भी सियासतदान खुश होकर नहीं कहता कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगवा दे या पाबंदी लगा दे, लेकिन हालात वाक़यात जिधर चले गए हैं उससे मामलात उस तरफ चले गए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये जजों को इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि एडॉक जजेस दो आ गए हैं। उनमें से एक मज़हर आलम साहब हैं, जिन्होंने जस्टिस मज़हर आलम, जिन्होंने कासिम सूरी केस के अंदर इजाफी नोट लिखा था कि क्या इन तमाम लोग, यानी 3 लोगों के हवाले से उन्होंने कहा था कि इन पे आर्टिकल से नहीं लगना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि वो भी एडॉक जज, पहले उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट किया कि भाई मेरे पे सोशल मीडिया प्रेशर आ रहा है, खामखा लोग कहेंगे मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन बाद में उनको मान मना लिया गया। और जस्टिस तारिक मसूद साहब और मज़हर आलम साहब, ये दोनों अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं बहैसियत एडॉक जजेस। ये ज़हन में रखिएगा कि मज़हर आलम साहब ने वो इजाफी नोट लिखा था कासिम सूरी साहब के केस के। अच्छा, ये बात अब सबके सामने है और PTI को ख़तरा भी यही है, ख़दशा भी यही है कि ये मेरे पापा PTI पर पाबंदी लगाने के लिए या इमरान खान के ख़िलाफ़ ये आर्टिकल 6 का मुकदमा कराने के लिए या उसको चलवाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने हामी जजेस को ला रहे हैं। मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी एडॉक जजेस, बेशक आइन के अंदर प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ परमानेंट बेसिस पे ही जजेस को आना चाहिए। चलें, जहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ हम कैसे पहुँचे ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं आपको बताता रहा हूँ। और मज़े की बात यह है, मैं ये नहीं कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ, मुझे ये हालात, ये वाक़यात नज़र आते थे। कुछ चीज़ें मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ। अक्टूबर नवंबर 2022 के बाद जो हालात हमारे बन रहे थे, और फिर अभी 9 मई नहीं हुआ था, तो मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान साहब ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बेड़ा गर्क होता हुआ आपको नज़र आया। 9 मई हुआ तो मैंने कहा तहरीक इंसाफ ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, वो बेड़ा गर्क हुआ। इलेक्शन से पहले मैं कहता रहा कि किसी तरह तहरीक इंसाफ अपने मामलात दुरुस्त कर ले, कोई रवैया ही दुरुस्त कर ले, कुछ मामलात की दुरुस्ती की तरफ चली जाए। कुछ मौक़िफ़ इमरान खान साहब को भी अपना तब्दील, बेशक मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत कोशिश की और ये बात रिपोर्टेड भी है। उन्होंने ख़ुद कहा कि भाई मैं तो मिलना चाहता हूँ, आर्मी चीफ जो नए आए हैं वो मुझसे नहीं मिलना चाह रहे। मैं तो कहता हूँ ये सहाफ़ियों ने कहा, लेकिन वो मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। उसके बाद इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए, साल हो गया उन्हें गिरफ़्तार हुए हुए, और हालात अब इस तरह है, इस तरफ चले गए हैं कि इनसे कोई वापसी का रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ हम कैसे पहुँचे ये तो मैं आप सबको पता है। अब हमारे लिए आगे क्या है, तो ये भी मैं अब आपको बहैसियत एक सहाफ़ी सिर्फ ख़बर दे रहा हूँ कि आगे सिर्फ और सिर्फ तबाही है, मज़ीद तलख़ी है, मज़ीद पोलराइजेशन है। आपको जहाँ आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका मुल्क मुआशी बहरान से बाहर निकले, स्टेबिलिटी आए, तो स्टेबिलिटी इस तरह कहने से नहीं आ जाती। उसके लिए सियासी हालात का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। वहाँ पर तो हालत ये है कि वहाँ पर लोग मारे गए और फिर अब कर्फ्यू भी लग चुका है, एक वहाँ पर इंस्टेबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपने देखा बनू के अंदर क्या हुआ, और फिर जिस तरीके से एक खबर फैलाई गई कि फ़ौज ने गोलियां चला दी हैं, सब कुछ कर दिया है। फिर दोनों साइड से
जिन्होंने कहा फौज ने गोलियां चला दी हैं उनके ऊपर बैशिंग हो रही है, दूसरी साइड पे अगर कोई फौज का दिफा कर रहा है तो उनकी भी बैशिंग हो रही है, उनको भी गालियां पड़ रही हैं। लेकिन जो हुआ वो नहायत बदकिस्मत था, वो भी दुरुस्त नहीं है, उससे भी पता रहता है। और वो पीस अमन मार्च थी, लेकिन उसके अंदर अगर शरपसंद लोग घुस आए थे तो वो कौन थे, क्या इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने क्या किया। लेकिन आप देखिए हम आज कहाँ खड़े हैं। ऐसे हालात की मौजूदगी में एक वो लड़ाई है जिस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जमात के दरमियान है, और जारी बात है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये है। इसके नतीजे में अब फैसल वोडा साहब का, आप रिसेंटली आपने देखा होगा ये, बल्कि क्लिप आप देख लीजिए जिसमें पहले वो नारे लग रहे हैं आईएसआई के खिलाफ, जो पार्लियामेंटेरियंस निकलते आ रहे हैं पार्लियामान से, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आईएसआई की बदमाशी ना मंजूर, आईएसआई की बदमाशी ना मंजूर, आईएसआई की बदमाशी ना मंजूर, रिहा करो खान को, रिहा करो खान को, रिहा करो। अच्छा, अब इनके बाद आप ये असद कैसर साहब की ये गुफ्तगू सुन लें कि वो कहते हैं कि ये जंग है तो फिर जंग है और हम आपसे जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये भी सुन लीजिए। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के जोर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के जोर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाब को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनार्की ना फैले। अब ये क्लियर रेफरेंस है पाकिस्तान की फौज के हवाले से। किसी भी पाकिस्तान की फौज का किसी सियासी जमात के साथ टकराव बिल्कुल मुल्की मफाद में नहीं है, ना ही किसी सियासी जमात का फौज से टकराव मुल्की मफाद में। बहसीत सहाफ़ी, बहसीत पाकिस्तानी में ये बात हाईलाइट करता रहा हूँ कि इससे सिर्फ तबाही होगी। अब अगर तहरीक इंसाफ ने ठान ली है कि वो लड़ाई करना चाहते हैं तो देखिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी जमात हो, आप रियासत के साथ या फ़ौज के साथ या रियासती इदारों के साथ नहीं लड़ सकते। उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ सियासी क़ुव्वतों की या मुल्क बहरान में जाता है, सियासी क़ुव्वतें बहरान में जाती हैं, और मुल्क में जो सिविलियन स्पेस है वो मज़ीद कम होती चली जाती है। आप देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई, सारी बात है पाकिस्तान में सिविलियन स्पेस और कम हो गई। PDM 1 PDM 2 आई तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल और कम होगी। अब आप देखिए, अब ये इमरान खान साहब के साथ टकराव है जब इस्टेब्लिशमेंट का, और जिस स्पीड पे जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा बाती नज़र में जो नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब को नुकसान होगा, और इमरान खान साहब अगर कहते हैं मैंने इक़्तिदार में आना है तो भाई इक़्तिदार में आप ऐसे, मैं हमेशा कहता हूँ लड़ के नहीं आएंगे, आप सियासतदान हैं, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। वो रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। ये मैं आपको बता दूँ कि जो बातें बहसीत साफ़ी आप मुझे पता चलती हैं, या जो मुझे रिसेंटली भी पता चली है, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर ये सोच है कि भाई ये देखें ये इलेक्शन भी रिग हो गया, ये हुकूमत भी बन गई, ये देखें ये तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है और इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती है, तो हम इस ज़्यादती को करेक्ट करेंगे। और फिर उसमें वो पटिशन भी आ जाती है कि भाई आप इलेक्शनों को कलअदम करार दे देंगे, ये भी बातें आ जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये कहते हैं कि भाई एक शख्स जिसने पाकिस्तान जो इदारा कहता है कि इसको तो हम लेकर आए इक़्तिदार में, इस बंदे ने हमारे साथ ही कर दिया वार हम पे। ये इस्टेब्लिशमेंट की सोच है। और पूरी जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की टॉप ब्राउस है वो ये कहती है कि नहीं, हम इस शख्स पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, ये शख्स फितना है, फसाद है, इस शख्स का कोई सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अब ये उनका मौक़िफ़ है। मैं बहसीत एक पाकिस्तानी में ये कहता हूँ कि ये बसद एहतराम, ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करना कि किसी का सियासत में मौक़िफ़ के अंदर मौजूद है स्टेटस या नहीं है। ये फ़ैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है। अगर पाकिस्तान की अवाम किसी को जगह देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वोट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर जिम्मेदारी मैं हमेशा कहता हूँ उस लीडर के ऊपर भी है। क्या इमरान खान साहब ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है? उन्होंने इक़्तिदार तो मियाँ नवाज शरीफ का भी चला गया था, मियाँ नवाज शरीफ ने इक़्तिदार तो मियाँ नवाज शरीफ का भी चला गया था, JIT बनी, तस्वीरें लीक JIT की हुई, वो 5 वो जो शहजादे थे 6 वो आए JIT के, वो क्लियर कट साकिब निसार साहब को पता था ISI पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बनवा रही थी, मियाँ नवाज शरीफ का सियासी तौर पर पता बिस्तरा गोल करवाना, तो वो उन्होंने किया। मियाँ नवाज शरीफ ने बाद भी निकल के कहा कि मुझे क्यों निकाला। फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, बाजवा साहब का नाम लिया, मरियम बीबी भी ललकारती रही, सब कुछ करती रही। लेकिन इशू ये है
कोई उस जगह जाकर किसी को उस जगह पर कोई नहीं गया कि जहाँ जी आप ये हो जाए कि भाई मैंने तो फौज का क़यादत ही गिरा देनी है, मैंने तो ये कर देना है, मैंने तो और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाना है। तलखियाँ ज़रूर हुई, बातें भी बड़ी बड़ी तल्ख हुई, लेकिन उस स्टेज पर कोई नहीं गया जहाँ पीटीआई चली गई। अब इमरान खान साहब के लिए वापसी का रास्ता मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ यही है कि आप खुद थोड़ा वापस आए, पीछे हटे। वड़ायत साहब ने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा जी कि सबको पीछे हटना पड़ेगा, फौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ तो एब्सोल्युटली नॉट, वो जो अमेरिका वाला एब्सोल्युटली नॉट था वो तो फौज अब कह रही है कि एब्सोल्युटली नॉट। और जो फौज की क़यादत मौजूद है इस वक्त वो तो एब्सोल्युटली, वो कहते हैं क्लियर एज ब्रॉड डे लाइट। मेरे जैसे आम लोग जाकर ये ज़रूर कभी कभी, ज़ाहिर बात है बैसियत साफ़ी आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, मुमकिन है मैं ऑफ द रिकॉर्ड अदलिया के लोगों से भी मिलता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी आप मिलते हैं। तो जब आप उनसे कहते हैं कि यार सियासतदान है, सियासी जमात है, पॉपुलैरिटी है, फॉलोइंग है, तो उसका जवाब होता है हमारा से क्या ताल्लुक भाई। आप पॉपुलैरिटी का लाइसेंस दे देंगे किसी को कि कोई पॉपुलर है तो वो ऐसी तैसी फेर दे मुल्क की। आप वो पॉपुलर है तो फौज को लताड़ के चला जाए, वो पॉपुलर है तो हमारे चीफ की अपॉइंटमेंट को सबटाज कर दे, वो पॉपुलर है तो फिर 9 मई हो जाए। तो ये आप चाहते हैं हम लाइसेंस दे दें? सारी बात है, उसके अंदर आप क्या बता सकते हैं कि नहीं यार हाँ बात तो आपकी भी ठीक है कि ये नई चीज़ें नहीं है, लेकिन अब जिसने जुर्म किया उसे सज़ा मिलेगी और जो नहीं मानेगा उसको डबल सज़ा मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके लिए जवाब भी आता है कि नहीं बाहर कोई नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो कि लाकानूनियत ही है इटसेल्फ। कि आप चले कानून के मुताबिक सज़ा, एविडेंस के मुताबिक सज़ा, लेकिन बगैर एविडेंस की या नए नए केसेस बनाकर चले जो भी कर ले, मैं कहता हूँ दे दे सज़ा, सब केसेस में दे सज़ा, लेकिन कानून की बुनियाद पर। लेकिन क्या ये हो पाएगा पता नहीं, वो ट्रायल मुकम्मल होते नहीं होते, लेकिन इमरान खान साहब के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। दूसरा इशू ये है कि ये जो फैसल वाडा साहब ने बात की है ना कि तहरीक इंसाफ थी, इस बात को समझे, इसकी बड़ी क्लियर, ये एक चॉकड आउट फॉर्मेट है, मौजूद है, लिखा हुआ है कि ये होना है, ये करना है। अब वो हो पाता है नहीं हो पाता क्योंकि वो सिर्फ किसी एक फर्द ने नहीं करना, वो मामला हुकूमत से शुरू करके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ क्या होता है वो आप सबको पता है। लेकिन ये एक चीज़ मौजूद है, इसका सिरा कहाँ निकलता है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है कि आपको वो नज़र आता है कि भाई अगर किसी का जो एग्जीक्यूट करने का तरीका है या प्लान करने का तरीका है या आगे बढ़ने का तरीका है अपने मकसद को हासिल करने के लिए, उसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। उसमें ये नहीं है कि भाई ठीक है, आपको पता होता ना कि यार मैंने किसी से इख्तलाफ कर रहा है तो मेरी उसकी ये हद है, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ तो कोई हद ही नहीं है। मतलब यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ एक जमात, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनकी रिलायंस, मुक़्तदरा बिल्कुल इस वक्त इस पोजीशन में है कि भाई कोई बात ही ना करे हमसे, वो होगा वही जो लिख लिया गया है या बता दिया गया है। इसके नतीजे ये कहाँ जाएगा मामला? ये तो लड़ाई है खुल्लम खुल्ला, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये पाकिस्तान के लिए ये चीज़ ज़हर कातिल है। लेकिन जाहिर बात है सड़क पे खड़े होकर जंग में नहीं लड़नी। मैं तो बैसियत साफ़ी अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि हाँ ये फ़ैसला गलत, ये फ़ैसला दुरुस्त। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि नहीं जी ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो इसमें तो बड़ा फ्रॉड किया गया है। लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है कि बड़ा फ्रॉड किया गया। आप क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कह दिया जाता है। ये तो जजेस ने जो किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो पटिशन रिजेक्ट कर दी, चले ठीक है, वो 39 वाली बात जो है वो भी समझ आती है। ये किस चक्कर में कि जो किया ही नहीं है आपने उसको भी सीटें दे दी, जो पटिशनर ही नहीं है आपने उसको सीटें दे दी, तो आप क्या कह सकते हैं। उधर तहरीक इंसाफ ने और बाकायदा तौर पर अली वादिल शेख साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो एक शिकायत जमा करा दी है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। ठीक है, उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती वो तो बात का मामला है। लेकिन ये है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बस जैसे ही काजी फाइज़ साहब जाएंगे तो फौरी तौर पर पटिशन लगेगी और हुकूमत फारग हो जाएगी। पता नहीं कौन अक्ल के अंधे हैं जिनको ये नज़र आता है। वो भाई हुकूमत हमारे मुल्कों में हुकूमतें फारग तब होती हैं जब मुक़्तदरा चाहती है। जब वो चाहेंगे तो कोई एक दिन भी इक़्तिदार भी नहीं रहेगा। जब वो नहीं चाहेंगे कि भाई इसने नहीं जाना
तो फिर वो जो मर्जी कर ले अगले, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो तो तैयार बैठे हैं ना। ये कितनी बड़ी बात है कि वो इलेक्शन का जो डेट थी वो अनाउंस हुई, बंदयाल साहब ने की नहीं इलेक्शन हुआ। जो भी हमारे मुल्क पर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला, मैंने आपको पिछले पीर को खबर दी कि जी ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा। अब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का वो एलामिया भी देख लिया, नहीं इम्प्लीमेंट करूँगा। और कुछ लोग जिनके बारे में अब जैसे मुझे बहुत उम्मीद है कि सख्ती ख़वातीन के हवाले से कम हो, ये सनम जावेद बाहर आई हैं। अब जारी बात है वो जो मौक़िफ़ है, लेकिन कुछ लोगों को मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना जो अगर आप बाहर आ गए हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, चीज़ें हो गई, तो आप अपना जो थोड़ा सा जो एक लेवल है या जो हालात हैं उनको बेहतर करें। जैसे सनम जावेद है, आप एक 3rd ग्रेड या 3rd क्लास ट्रोल या 3rd क्लास चीप ट्रोल से वो अपनी थोड़ी बेहतरी एलिवेट करें खुद को, जिसकी ना ज़बान है। लोग कहते हैं मतलब आम तौर पर ऐसी जो ज़बान इस्तेमाल जो भी वर्कर करता है, ख़ातून या मर्द, वो तो बदतमीज़ी का इस्तारा है ना, वो तो बद इखलाकी का, बदकलामी का इस्तारा है। वो कोई जहाद करके या कोई जुनून की लड़ाई लड़के या कोई हकमियत की बड़ी कोई लड़ाई लड़के नहीं आ गया है, वो तो बदतमीज़ी का इस्तारा है। तो बदतमीज़ी, बदकलामी आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए तो वो बेनिफिट दिलवा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिलवा सकती। तो मेरे ख्याल में जो लोग भी जिनको कोई ना कोई मामला उनका तस्फिया हो रहा है, जैसे सनम जावेद है, आलिया हमजा साहिबा की, उन्होंने मेरे ख्याल में उनको मैंने कभी बदकलामी करते मैंने तो नहीं सुना। हाँ, उनको वो जो जारी बात है हमला था और वो जो कोर कमांडर हाउस पे जो उनकी तकरीर थी कि जी हम आ गए हैं कैंट के अंदर, और ये वो उनके जोड़ों में बैठ गई और फिर वो अब तक चल रही है। अल्लाह करे उनकी भी मुश्किल आसान हो। बहसियत पाकिस्तानी मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि अब भी वक्त है। ये बात दिल को लगती है, और मुराद साहब भी शायद ये बात दुरुस्त करते हैं कि होश के नाखून लिए जाए और सब पीछे हटे। ये व्लॉग आपने देखा, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।